नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म श्याम दी वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। साथियों, आज समस्त देश आज़ादी का पर्व मना रहा है और आज़ादी किस तरीके से मिली, क्या हम गुलाम क्यों हुए और कौन-कौन से फैक्टर रहे जिसकी वजह से भारत, जिसे प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था, और वो जब अंग्रेज छोड़कर गए तो 1947 में वह अल्प विकसित देशों की कैटेगरी में आ गया। साथियों, भारत, जिसे प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया यानी कि भारत दुनिया के सर्वाधिक संपन्न देशों में से एक था, और जब अंग्रेज छोड़कर गए तो हमारी स्थिति कुछ इस तरीके की हुई, यानी कि हम भुखमरी से और लाचारी से पीड़ित थे। साथियों, आज के सेशन में हम करेंगे विस्तार से चर्चा और खूब बखिया उधेड़ेंगे अंग्रेजों की, जिन्होंने हमारे देश पर शासन व्यापार करने आए थे और शासन किया और इतनी बुरी तरीके से हमारा शोषण किया कि आज हम या हमारी जो स्थिति है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये अंग्रेज लोग हैं, या ये कहा जाए कि पश्चिमी शक्तियां या यूरोपीय देश हैं। साथियों, प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता, इसके पीछे एक तथ्य है कि प्राचीन समय में भारत का व्यापार और वाणिज्य खूब फलता फूलता था। साथियों, भारत चाइना से निकलने वाला सिल्क रूट, जिसके माध्यम से भारत पश्चिमी देशों को अपना सामान निर्यात करता था, जिसमें रेशम वस्त्र है ना, रेशम के वस्त्र वगैरह आते थे, मसाले, कपास, सभी इस रूट के जरिए व्यापार करता था, जिससे भारत को आमदनी होती थी। साथियों, भारत की कृषि उत्पादकता प्रारंभिक दौर से ही बहुत संपन्न रही है। इसके पीछे कुछ भौगोलिक कारण हैं। इन भौगोलिक कारण को हम समझने की कोशिश करें तो अगर इमेजिन क्या करें, हमारी अर्थ कुछ इस तरीके की है ना, बीच में से एक लाइन निकली है, या जैसे एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, इक्वेटर। साथियों, एक रेखा इमेजिनरी यहाँ से निकली है, जिसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साथियों, ऐसे ही एक रेखा दक्षिण गोलार्ध से निकली है, जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साथियों, जो सूरज का प्रकाश है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर डायरेक्टली पड़ता है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में सूरज के प्रकाश होने के कारण यहाँ की कृषि उत्पादकता बहुत संपन्न होती है। और हमारा भारत कहाँ आता है, तो कहा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच में से निकलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच में से निकलती है। थिंग लाइक दैट, यानी कि इस क्षेत्र में जितने भी देश आएंगे उन सभी का टेम्परेचर बहुत शानदार होगा, उन सभी की कृषि उत्पादकता बहुत अच्छी रहेगी। साथियों, पश्चिमी महाद्वीप, या ये कहा जाए यूरोप कहाँ है, तो यूरोप इस धरती पे इस क्षेत्र में लाई करता है, जहां सूरज की रोशनी या एक है सनलाइट पहुंचती नहीं है, और जब सनलाइट यहाँ डायरेक्ट सनलाइट सनरेज नहीं पहुंचती है, जिस कारण यहाँ की उत्पादकता, ये का प्रोडक्टिविटी जो है वो शून्य के बराबर है ना। तो अब जो भी पदार्थ थे खाने के, कृषि उत्पादकता है ना, ये सभी के सभी कहाँ पाए जाते थे, या कर्क रेखा पे स्थित जो देश हैं, जिसमें भारत प्रमुखता है। पश्चिमी शक्तियां सिर्फ भारत पे ही अब ये आधिपत्य जमाने नहीं आई थी, या भारत से ही व्यापार करने नहीं आई थी। पश्चिमी शक्तियां आई थी भारत सहित जितने भी दक्षिण एशिया के देश थे उन सभी पे। साथियों, भारत इसी वजह से सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार थी कि यहाँ का व्यापार और वाणिज्य बहुत फलता फूलता था, कृषि उत्पादकता बहुत श्रेष्ठ थी, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें बहुत सर्वश्रेष्ठ रही हैं, शिक्षा और ज्ञान के केंद्र में भारत प्रारंभिक दौर से ही विख्यात रहा है, जिसमें तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत में रहे हैं, जिनमें विदेशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। साथियों, संपत्ति और धर्म के प्रचार प्रसार में भारत की कई विदेशी शक्तियों ने भारत में आक्रमण किया, जिसमें सिकंदर से लेके यवन हुए, तुर्क हुए, अरब हुए, गजनी, गौरी, खिलजी, तुगलक, सैयद, मुगल, बहुत विदेशी शक्तियां शामिल हैं। परंतु ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों के आने के बाद ही हमारी आर्थिक विपन्नता शुरू हुई। साथियों,
कहा जाता है जितने भी विदेशी शक्तियां थीं, चाहे गौरी हो, खिलजी हो, तुगलक, सैयद, मुगल हो, इन सभी ने भारत पर आक्रमण किया, किंतु भारत में आक्रमण करके भारत में ही शासन किया। और जब भारत में शासन किया तो भारत की संपदा भारत में ही रही। लेकिन अंग्रेजों के आने से विपन्नता शुरू हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहां व्यापार इस लेवल पे किया कि, और इन्होंने व्यापार इस तरीके से किया कि यहाँ के लोग, इन्होंने यहाँ का विकास को ध्यान में दिया ही नहीं। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने बहुत सारे विकास कार्य किए, जिसमें रेलवे वगैरह हुआ। साथियों, ये सारे विकास कार्य अंग्रेजों ने खुद के फायदे के लिए किए, भारतीयों के फायदे के लिए नहीं किए। दिमाग से बिल्कुल बात निकाल दें। साथियों, कहां से ये घटना शुरू होती है? पश्चिमी शक्तियां भारत की तरफ क्यों आती हैं? इसकी शुरुआत अपन बहुत शुरू से करते हैं। कहा जाता है कि जो भारत की जो कहानी है, या कहा जाए कि भारत की आर्थिक संपन्नता क्षीण होती है, इसकी कहानी जुड़ी है दूसरे महाद्वीप, जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप। साथियों, दुनिया का नक्शा कुछ इस प्रकार है, जिसमें भारत यहां है, ये महाद्वीप है यूरोप, इसे कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप, इसे उत्तरी अमेरिका इसे कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका। साथियों, इसे कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो भारत यहां है, ठीक है। साथियों, ये जो महाद्वीप है यूरोप, तो भारत के प्राचीन जो व्यापारिक संबंध थे यूरोप से भूमार्ग से थे। भूमार्ग से यानी कि सिल्क रूट, जो कि यहां से निकलता था, इस तरीके से होते हुए इस तरीके से यूरोप में जाता था, है ना। इस तरीके से यूरोप में जाया करता था, यानी कि भारत का जितना भी सामान हुआ करता था वो सभी सिल्क रूट के माध्यम से जाता था। परंतु यूरोप में एक साम्राज्य हुआ करता था साथियों, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का पतन होता है, और रोमन साम्राज्य के पतन होने से यूरोप और भारत के व्यापार प्रभावित होते हैं। और इसी व्यापार को पुनरुत्थान करने के लिए तत्कालीन यूरोप की दो शक्तियां, पुर्तगाल और स्पेन, ये आपस में ट्रीटी करते हैं, क्योंकि ये उस समय की शक्तियां थी। ये वो देश थे जो उस समय दूसरे देशों को गुलाम किए हुए थे। तो ये दो शक्तियां आपस में ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसेल्स नाम दिया जाता है। साथियों, इस ट्रीटी में एक केप वर्डे आइलैंड है, ये केप वर्डे आइलैंड से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, और डिसाइड किया जाता है कि स्पेन इस केप वर्डे लाइन के पश्चिम में इधर एक्सप्लोर करेगा, और पुर्तगाल इस केप वर्डे आइलैंड यानी कि ये जो लाइन है इसके पूरब में एक्सप्लोर करेगा। और भारत कहां आता है? ये, यानी कि भारत में शुरुआत में कौन आएंगे? पुर्तगाल। यानी कि अंग्रेजों के आने से भी पहले कौन सी पश्चिमी यूरोपीय शक्ति आई थी? तो कहेंगे यूरोप। साथियों, भारत के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए पुर्तगालियों ने प्रयास करना शुरू किया, और बहुत आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन बहुत पहले हो चुका था। और भारत के लिए, और इस रास्ते पे इजिप्ट का और जो भी स्थानीय देश थे उनका आधिपत्य हो गया था। और उस समय यूरोप के लिए संभव नहीं था कि भूमार्ग से भारत के साथ व्यापार कर सकें। साथियों, भारत के साथ इनका व्यापार करना इनको मजबूरी है, क्योंकि इनके यहाँ माहौल है, ठंडा वातावरण है, सर्दी वाला। इनके यहाँ मसाले, है ना, ये चीजें होती नहीं है। जब मसाले इनके यहाँ होते नहीं है, रेशम के वस्त्र इन्हें जरूरत पड़ती है, तो इनकी मजबूरी बन जाती है भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने की। साथियों, पुर्तगाल पहला देश है जिसने कोशिश की भारत के रास्तों को ढूंढने की, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति निकल का था क्रिस्टोफर कोलंबस। जी हाँ, 1492 में ये वही व्यक्ति है जिसे अमेरिका की खोज का श्रेय दिया जाता है। पर ये निकला नहीं था अमेरिका की खोज के लिए साथियों, ये निकला था भारत की खोज के लिए। अपने काफिले के साथ जब ये निकलता है तो कहा जाता है कि बहुत दिनों के बाद चलता रहता है पानी में, जैसे भारत या कहा जाए कि कोलंबस को कोई भी भूमि का टुकड़ा नहीं मिलता है, जिस वजह से निराश भी होता है, हताश भी होता है। परंतु समुद्री तूफान के कारण जो इस डायरेक्शन में आना चाह रहा था कोलंबस, इधर ना आकर साथियों वो चला गया इस डायरेक्शन में, यानी कि यहां से निकला, आना चाह रहा था इधर, लेकिन समुद्री तूफान की वजह से उसका जहाज मुड़ गया और निकल गया इधर इस आइलैंड की तरफ। और जब यहाँ वह पहुंचता है तो उसे बहुत खुशी होती है। और साथियों, कई सालों तक, यानी कि 1-2 साल तो यही कहा जाता है कि इसने भारत की खोज की। और जब यहाँ देखा जाता है कि यहाँ के लोग तो थोड़े से सांवले टाइप से हैं, बहुत ज्यादा, कुछ लोग गोरे हैं, तो वो नाम देता है ये रेड इंडियंस हैं, है ना। पर बाद में पता चलता है कि कोलंबस ने भारत की नहीं, अमेरिका की खोज की। और साथियों, ये अमेरिका की खोज ऐसी नहीं कि अमेरिका इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तो भारत एग्जिस्ट नहीं करता था। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। अगर मन मस्तिष्क में ये चीज हो तो निकाल दो। भारत
की खोज वास्को डी गामा ने नहीं करी। भारत न जाने 4,500 साल इससे पहले अस्तित्व में है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है वास्को डी गामा, ठीक है ना? तो अगर किसी के मन में डाउट हो कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी, तो भाई गलत हैं आप। साथियों, भारत को समुद्री मार्ग खोजने के लिए जो प्रयास किया गया कोलंबस के द्वारा, वो विफल रहा। इसके बाद बार्थोलोम्यू डायस नाम का एक व्यक्ति निकलता है भारत की खोज के लिए, जो निकलता है स्पेन से, और ये साथियों चलते चलते हुए आता है और अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ एक द्वीप है या ये बिंदु है या केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप पे पहुंच जाता है, और यहाँ वह अपनी हिम्मत हार जाता है और कहता है कि बस इसके आगे मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूं, यानी कि ये मेरा आखिरी प्रयास था केप ऑफ गुड होप तक। साथियों, इसके बाद वास्को डी गामा निकल के आता है। ये वो व्यक्ति है जो 170 लोगों के साथ लिस्बन से रवाना होता है। साथियों, इस व्यक्ति ने भारत की खोज के लिए क्या किया, इसने बोला कि अपन भारत की खोज के लिए चलते हैं, पहले अपन वहां तक चलते हैं जहां तक खोज हो चुकी है। तो साथियों, उसने केप ऑफ गुड होप तक अपना अभियान किया, और इसके बाद उसने भारत के लिए अभियान करना शुरू किया। साथियों, यहां उसको मिलता है अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति, जिसकी सहायता से वो भारत के कालीकट पर पहुंचता है। कालीकट, जिसका वर्तमान में उसका तत्कालीन राजा था जामोरिन। जामोरिन ने विदेशी शक्ति को या ये इसको वास्को डी गामा को देखा, इससे प्रभावित होता है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है पश्चिमी लोगों को देखकर प्रभावित होने की। तो जामोरिन भी प्रभावित होता है और उसका बहुत वार्म वेलकम करता है, गर्मजोशी से स्वागत करता है। साथियों, कहा जाता है कि ये वो व्यक्ति था जो अपने साथ जो कार्गो लाए, वो उस अभियान के खर्चे का 60 गुना महंगा था। साथियों, ये व्यक्ति भारत आता है और भारत के मसालों को खरीदता है, और अपने जहाज में कुछ समय तक भारत में भी रहता है, भारत के मसालों को खरीदता है और भारत के मसालों को अपने जहाज में यूरोप ले जाता है। और साथियों, जब ये यूरोप ले गया और जब इसने भारत के मसालों को बेचा, तो कहा जाता है इसका जितना भी खर्चा था उससे 60 से लेकर 64 गुना, कहीं 60 गुना दिखाते हैं, कहीं 64 गुना, यानी कि 60 से लेकर 64 टाइम्स तक इसको बेनिफिट हुआ। किसी को अगर 2 गुना फायदा हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। साथियों, ऐसे 60 से 64 गुना फायदा हो। जब ऐसी खबर यूरोप में फैली, तो यूरोप की सारी शक्तियां भारत की ओर और भारत के मतलब भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों की तरफ दौड़ पड़ी। साथियों, फिर पुर्तगाली सरकार अपने अभियान भेजती है, जिसमें अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं, नीनो डी कूना आते हैं, और भारत की जो जलीय सीमा थी उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं और व्यापार करने लगते हैं। साथियों, पहले पुर्तगाली ही थे जिन्होंने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। साथियों, इसी शक्ति से प्रभावित होकर अमेरिका में एक कंपनी आती है जिसका नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, यानी कि ईस्ट इंडिया है ना, ईस्ट इंडीज जो है। अच्छा, ईस्ट इंडीज क्यों कहा गया, तो समझो, जैसे मान लो इधर जो आइलैंड्स खोजे थे कोलंबस ने, उसे वेस्ट इंडीज कहा गया था। तो इधर की जो यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जो भी देश है, इसे ईस्ट इंडीज कहा गया। तो साथियों, एक कंपनी इंग्लैंड में जन्म लेती है 1600 में, और ये वही कंपनी है, बहुत ध्यान से सुनना, आज की हमारी पूरी कहानी की थीम यही रहेगी कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आती है, और साथियों धीरे धीरे व्यापार करने से हटके भारत के शासन व्यवस्था पर अपना कब्जा जमाती है, और इसने भारत को करीबन प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए 1757 से लेकर 1947 तक करीबन 200 साल प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, और अप्रत्यक्ष रूप से साथियों इसने 300 साल तक शासन किया, 300 से भी ज्यादा साल में। साथियों, 1600 में इंग्लैंड में एक कंपनी जन्म लेती है जो एकाधिकार अपने साथ में लेकर आती है। एकाधिकार का मतलब कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इंडिया में व्यापार नहीं करेगी सिवाय इसके। कंपनी का नाम ये है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे यहाँ ध्यान रखेंगे। और इस कंपनी की कुछ प्रोविजंस हैं, और इस कंपनी को शुरुआत में 15 सालों के लिए बनाया गया था, है ना। चार्टर कुड बी रिवोक्ड आल्सो ऑन 2 इयर्स ऑफ नोटिस, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट, यानी कि इसको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे, यानी कि एकाधिकार हो गया था इंडिया, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका, और जो भी इसके देश यहाँ हुआ करते थे। साथियों, ये कंपनी 1600 में बनी और भारत में इसका आगमन होता है। अच्छा, इस कंपनी को समझते हैं, ये कंपनी व्यापार क्या करने आई थी, तो कपड़ों का व्यापार करने आई थी, है ना, क्योंकि भारत के जो कपड़े हैं वो दुनिया भर में फेमस है। मसालों का व्यापार, है ना, ये अफीम का, चाय का, है ना, इन सब के, नील की खेती का व्यापार, और ये काली मिर्च का व्यापार करने भारत में साथियों आते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्ष आता है 1609। 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है और जहांगीर से विनती करता है कि उसे सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी जाए। साथियों, ये है कैप्टन हॉकिंस जो जहांगीर के सामने नतमस्तक हैं, देखिए घुटनों पे बैठे हुए हैं, और ये वही व्यक्ति है
है ना? आज ये घुटनों पे बैठे हुए हैं, कल को ये घुटनों पे बैठाएँगे, ठीक है ना? यानी कि तुम मतलब समझ रहे हैं आप कि जो व्यक्ति व्यापार करने की परमिशन माँगने के लिए वो घुटनों पे बैठा है, एक समय ऐसा आता है कि ये पूरे भारत के शासकों को घुटने पे बैठा देते हैं। साथियों, कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में आता है, और जहांगीर उस समय के मुगल बादशाह शक्तिशाली थे, और ये अकबर के बेटे हैं जहांगीर, है ना? तो ये अकबर के बेटे हैं, तो इनके दरबार में ये कैप्टन हॉकिंस आता है सूरत में फैक्ट्री खोलने की। सूरत कहाँ है? तो गुजरात है। जैसे जैसे भारत का नक्शा इस तरीके से है। भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से है, नॉट टू स्केल, ठीक है? तो गुजरात है, गुजरात में सूरत, क्योंकि यहां से दुनिया के, यहाँ है सूरत, है ना गुजरात में, तो यहां से दुनिया के कई सारे देशों से, या ये कहा जाए यहाँ है यूरोप, है ना? तो यहाँ इस जगह से, या ये कहा जाए इस बंदरगाह से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करना बहुत आसान था। इस वजह से जितनी भी विदेशी शक्तियां थी तो वो चाह रही थी कि भारत के पश्चिम में उन्हें फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिले। साथियों, ये परमिशन जहांगीर द्वारा नकार दी जाती है। जब जहांगीर द्वारा ये परमिशन नकार दी जाती है, तो ये अपनी फैक्ट्री सूरत में खोलने की बजाय, क्योंकि खोल नहीं सकते हैं, तो ये खोलते हैं मसूलीपट्टनम में। कहा जाता है कि जहांगीर ने, या जहांगीर के द्वारा इस बात को इसलिए नकार दिया जाता था क्योंकि अंग्रेजों के पहले से ही भारत में पुर्तगाली व्यापारिक संबंध बनाए हुए थे, और पुर्तगाली टैक्स दिया करते थे, जिस वजह से जहांगीर के व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों से थे। तो पुर्तगालियों के व्यापार के संबंध के कारण अंग्रेजों को परमिशन नहीं मिली। साथियों, कहा जाता है जब कैप्टन हॉकिंस ये आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज, है ना, पहला जहाज हेक्टर सूरत के मामूली से बंदरगाह पर आकर लगा। इस जहाज का कप्तान विलियम हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस की दृष्टि में बादशाह जहांगीर इतना धनवान और सामर्थ्यवान था कि उसकी तुलना में इंग्लैंड की रानी जहांगीर के सामान्य से सामान्य सूबेदार की जितनी भी अमीर नहीं थी। यानी कि साथियों सोचिए, विलियम हॉकिंस जो परमिशन लेने आया था, जब उसने भारत की संपत्ति और संपदा देखी, तो उसने कहा कि इंग्लैंड की जो रानी है, वो रानी भारत की जो बादशाह है जहांगीर, इन जहांगीर के सामान्य से सामान्य सूबेदार है, उस जितनी भी अमीर नहीं है। यानी कि भारत का जो सामान्य से सामान्य सूबेदार था, ये तत्कालीन रानी से भी ज्यादा पैसे वाला था। भारत में इतनी संपदा थी। साथियों, वर्ष 1609 से वर्ष आता है 1612। एक अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेस्ट थे उस समय, ये पुर्तगालियों को सूरत के युद्ध में हरा देते हैं, और जिसे इतिहास में स्वाली के युद्ध से जाना जाता है। साथियों, ये युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक साबित होता है भारत में कदम जमाने के लिए। साथियों, पुर्तगाली शक्ति जो भारत में पहले से ही पांव जमा कर बैठी हुई थी व्यापारिक मामलों पर, साथियों स्वाली के युद्ध में अंग्रेज पुर्तगालियों को हराते हैं, और इस घटना से जहांगीर प्रभावित होता है, और अंग्रेज को, या ये बोला जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिल जाती है। साथियों, जब इन्हें परमिशन मिली, जब इन्हें गुजरात में सूरत में परमिशन मिली, समझना ध्यान से, यहाँ पे ये इसी को समझ लें। इन्हें गुजरात में परमिशन मिली, इन्होंने मसूलीपट्टनम में सबसे पहले इन्होंने क्या बोलते हैं, ये अपनी कंपनी खोल के ही रखी थी व्यापार के लिए। इस जगह अपनी कंपनी खोलने के बाद में, यानी अपनी फैक्ट्री खोलने के बाद में, साथियों इनका ध्यान जाता है बंगाल की तरफ में। कहा जाता है साथियों, बंगाल उस समय कामधेनु के नाम से जाना जाता था। बंगाल में बहुत संपदा थी। कहा जाता है भारत के संपन्न राज्यों में बंगाल था, जिसमें आज का बिहार और उड़ीसा भी आता था, और पूरा का पूरा बांग्लादेश आता था उस समय के बंगाल में। जिसे कामधेनु कहा जाता था। कहा जाता था कि जितना भी तुम यहाँ से लूट सकते हो ना, लूट लो, फिर भी कम नहीं पड़ेगा। साथियों, बंगाल में ये व्यापारिक प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, और इस व्यापारिक प्रभुत्व जमाने की कड़ी में वर्ष 1651 में बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे शाह सुजा। ये अंग्रेजों को 3000 वार्षिक भुगतान के बदले बंगाल में व्यापार करने की अनुमति देते हैं, जिससे बंगाल में कई अंग्रेजी फैक्ट्रियां शामिल हुई, जिसमें हुगली, कासिम बाजार, पटना, राजमहल प्रमुख हैं। साथियों, ये जब बंगाल में आते हैं तो ये 3000 वार्षिक भुगतान के बदले इन्हें बंगाल में व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि 3000 रुपए शाह सुजा को देंगे, और इसके बाद में इन्हें बंगाल में ये व्यापार कर सकते हैं। तो कई सारी फैक्ट्रियां परिणाम स्वरूप देखने को मिलती हैं। साथियों, 1600 में आई, 1651 की घटना है। लगभग 50 साल इस कंपनी को भारत में पांव जमा हो चुके थे। 45 साल अगर 1612 से भी जोड़ें तो करीबन 30-35 साल के अराउंड हो चुके हैं। साथ ही धीरे धीरे व्यापार कर कब्जा जमाते गए, और सामान पर जो सीमा शुल्क लगता था, यानी कि जब ये सामान निर्यात करते थे तो उस सामान पर जो सीमा शुल्क लगता था, साथियों ये सीमा शुल्क पहले दिया करते थे। फिर धीरे धीरे जब इन्होंने व्यापार पर कब्जा जमाया तो इन्होंने सीमा शुल्क देना बंद किया।
जब इन्होंने सीमा शुल्क देना बंद किया तो इनकी झड़प स्थानीय शासक से होती है। अब स्थानीय शासक से जब झड़प के बाद ये खबर पहुंचती है तत्कालीन जो मुगल बादशाह थे जिन वो थे औरंगजेब, और औरंगजेब बहुत खतरनाक व्यक्ति था। कहा जाता है कि जब तक भारत में औरंगजेब का शासन रहा ये अंग्रेज अपनी हैसियत में रहे, यानी कि अंग्रेजों ने कोशिश तब भी की जब औरंगजेब था, उन्होंने विद्रोह की कोशिश तब भी करी, लेकिन औरंगजेब बहुत खतरनाक था, जिंदा पीर कहा जाता था, यानी कि उसे उसमें दया नाम की चीज नहीं थी, वो आदमी को सीधा समझ रहे हो? इसके बाद साथियों जब ये खबर औरंगजेब तक पहुंचती है तो इसके बाद औरंगजेब अपनी सेना को भेजते हैं, और बादशाह की इतनी बड़ी विशाल सेना को देखने के बाद अंग्रेज ने घुटने वहीं टेक दिए और माफी मांगी। औरंगजेब ने कहा जाता है कि ये आदेश तक निकाल दिया था कि इन विदेशियों को यहां से निकालो, विदेशी शक्तियों को, है ना। तो जब औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना को देखते हुए अंग्रेजी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये प्रतिरोध करने की बजाय इसने वहीं घुटने टेक दिए और माफी मांग ली और कह दिया साहब आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे, बस आप हमें इस बार छोड़ दो। इन्हें अपना अस्तित्व बचा लिया। साथियों ये गलती औरंगजेब से हम कह सकते हो गई, अगर उस समय चित्तपट हो जाता तो ये आज ये देखना ना पड़ता। ठीक है साथियों, एक वर्ष आता है 1707, इसमें होती है औरंगजेब की मृत्यु। कहा जाता है साथियों औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत को कई स्तर पर लॉस हुए, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हुई। साथियों औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब बहुत योग्य शासक था, और औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए उत्तरवर्ती मुगल शासक, ये सभी मुगल शासक अयोग्य थे, जिसमें फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला की तो बात ही छोड़ो, ये सभी साथी अयोग्य थे। अच्छा एक विशेष नोटिस, अगर ये वीडियो 40 मिनट या 1 घंटे से हो तो 30-30 मिनट की वीडियो तोड़ के डाल देंगे, है ना, तो ताकि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो और हमें भी अपलोड करने में दिक्कत ना हो। साथियों एक शासक बनता है वर्ष 1717 में फर्रुखसियर नाम का। साथियों 1717 में एक राजा मुगल बादशाह बनता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर कहा जाता है एक जानलेवा घाव से पीड़ित था, और ऐसे घाव से पीड़ित था जिसका इलाज भारत का कोई भी वैद्य नहीं कर पा रहा था। इस बीमारी का या इस जो घाव से पीड़ित का इलाज करने के लिए साथियों, फर्रुखसियर का इलाज करने के लिए हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर आता है और वह फर्रुखसियर का इलाज करता है, और इससे फर्रुखसियर बहुत खुश होता है, और फर्रुखसियर खुश होकर एक फरमान जारी करता है ना, यानी कि इलाज इनका किया और भुगतान कैसे भुगतना पड़ेगा भारत के लोगों को, मुझे और आपको, है ना, हमारे पूर्वजों को। साथ ही उसने एक फरमान जारी किया और जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, इसमें इसने 3 छूट प्रमुखता से दी। सबसे पहला तो 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। मुक्त व्यापार करने की अनुमति मतलब कि आप व्यापार करिए, आपको किसी भी तरीके का सीमा शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि आप टैक्स मत दीजिए। सिंपल सी भाषा में समझिए, बंगाल जैसे कामधेनु कहा जाता था, जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न था। इनके मैग्ना कार्टा से क्या होता है कि अब अंग्रेज 3000 रुपए साल में देंगे, और बंगाल में कितना भी व्यापार करें ये किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं है। साथियों 3000 रुपए, महज 3000, समझ रहे हो, उस समय जहां करोड़ों अरबों की संपत्ति थी उसके सामने 3000 रुपए, ठीक है ना, 3000 रुपए की लुटवा, बंगाल तो उन्होंने लुटवा ही दिया। इसके साथ में इन्होंने ये भी कह दिया कि 10,000 रुपए वार्षिक करके बदले ये सूरत में भी अपना मुक्त व्यापार करो, यानी कि अब सूरत से भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। मतलब समझ रहे हो मानसिकता देखो तुम, दिमाग के वो ना कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो इनका विनाश निश्चित था, इसलिए बुद्धि भी विपरीत हो गई, बंगाल भी दे दिया और सूरत भी दे दिया। तुम्हारे पास बचा क्या भाई, जो 2 बंदरगाह भारत के प्रमुख थे बंगाल और ये सूरत का, तुमने इन्हीं को 3000 और 10,000 वार्षिक कर पे दे दिया, यानी साल में सिर्फ तुम्हें 13,000 रुपए देने, महीने के नहीं, वो भी साल के 13,000। इसके बाद इन्होंने एक प्रणाली की शुरुआत और कर दी, दस्तक प्रणाली, यानी कि बचे खुचे पे ये भी खत्म कर दो। दस्तक प्रणाली का सिंपली इतना मतलब समझो कि हम आपको एक पास देंगे जिससे आपको कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रणाली का साथियों बाद में अंग्रेज बहुत दुरुपयोग करते हैं, ये खुद तो यूज करते हैं इस पास का, साथ में भारत के जितने भी व्यापारी हैं उनको बेचते हैं, इससे बहुत बड़ा आर्थिक लॉस भविष्य में देखने को मिलता है। साथियों औरंगजेब की मृत्यु के बाद फर्रुखसियर का यह कदम था अंग्रेजों के लिए पांव जमाने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। हद तो तब हो गई जब फर्रुखसियर के बाद एक शासक या ये कहा जाए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम तो था रोशन अख्तर, लेकिन ये वो व्यक्ति नाम में ही है मोहम्मद शाह रंगीला, साड़ी पहन के भाई साहब खड़े हुए हैं, है ना, और वास्तव में ही ये करता था। इसको शौक अजीबो तरीके के थे, मुर्गा लड़ाता था, है ना, और कहा जाता था कि ये वो शासक था कि अगर चाहे रोड चलते हुए किसी भी व्यक्ति को वो बना देता था, दरबारी बना देता था, और दरबार पे पदस्थ जो पहले से ही जो व्यक्ति उस पोस्ट पे बैठा हुआ उसको जेल में बंद कर देता था। कभी कभी ये ऐसे आदेश निकालता था कि
जितने भी राज्य के कुत्ते हैं उनको पकड़ के लाओ और जेल में बंद करो, जेल में जितने भी कैदी उनको छोड़ दो। मतलब सनक देख रहे हो, पता नहीं कैसे कितने लोग गए होंगे इस दुनिया को छोड़कर तब ये भाई साहब ने जन्म लिया, है ना? लेकिन भाई साहब का जन्म लेना भारत के लिए खतरेबंद साबित हो गया। साथियों, अंग्रेज यहाँ तक डर रहे थे, अभी भी औरंगजेब का खौफ अभी भी था इन लोगों को। साथियों, वर्ष आता है 1739 1729, भारत में एक आक्रमण होता है नादिर शाह का। साथियों, नादिर शाह भारत में आक्रमण करता है, जिसका कोई भी प्रतिरोध नहीं किया गया, किसके द्वारा? तत्कालीन बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। अब मोहम्मद शाह रंगीला अपने दरबार में कभी-कभी बिना कपड़े को चले जाता था। कहते हैं कि एक बार वो दरबार में चला गया बिना कपड़ों के, तो अब दरबार लगा, तो बिना कपड़ों के बैठा था। तो अब किसकी हिम्मत हो के साथ ये राजा से बोल दे कि साहब थोड़ा देख लो। फिर भी सब हँस रहे थे, तो देखा गया कि साहब ऐसे ही बैठे हुए हैं बिना कपड़ों के। तो किसी ने हिम्मत करके बोला कि सर थोड़ा देख लो। तो जब उसने देखा तो शर्मिंदगी महसूस हुई, और जब शर्मिंदगी महसूस हुई तो बोलता है व्हाट हैपेंड, दिस इज ड्रेस कोड ऑफ टुडे, दिस टुडेज कोड, ये आज की दरबार का ड्रेस कोड है, उतारो सब लोग अपने अपने कपड़े। अपने पैर पे कुल्हाड़ी और मार लेते हैं। मतलब सनक पागल की तरीके से थी, कभी कभी बोलता था कि साड़ी पहन के आओ, है ना, पायल पहन के आता था। तो इसके बारे में तो सब खत्म ही कहानी है। नादिर शाह साथियों 1739 में भारत में आक्रमण करता है, और ये आक्रमण करता है किसके लिए? संपत्ति को लूटने के लिए। और ये कहा जाए कि विदेशी शक्तियां थी, ये मैक्सिमम संपत्ति को लूटने के लिए भारत में आई थी। साथियों, ये संपत्ति को लूटने के लिए भारत में आता है, और इसके प्रतिरोध मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जब नहीं किया जाता है, तो जब ये आ जाता है हरियाणा में, तो ये करनाल एक जगह है जहां पर ये लोग लड़ाई लड़ते हैं, और मात्र सबसे कम लड़ाई चलती है, और जिसकी वजह से ये भाग जाते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। फिर एक व्यक्ति को भेजते हैं संधि करने के लिए, और जब संधि करने के लिए व्यक्ति को भेजते हैं तो उसे संधि की जाती है, और कहा जाता है कि अवध के जो नवाब थे सादत खान, इससे कहा गया था कि 20 करोड़ रुपए आप हमें दीजिए। तो जब सादत खान से 20 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं हुए, तो उसने जहर खा के अपनी जान दे दी। साथियों, नादिर शाह लगभग 30 करोड़ रुपए उस समय का, समझ रहे हो? यानी कि इनके पूर्वज, इनके पिताजी या ये फारूक सियर 3000 और 10,000 में ये मुक्त व्यापार करने की परमिशन दे रहे हैं। वहीं पे ये व्यक्ति 30 करोड़ रुपए नगद और सोना चांदी हीरे जवाहरात के अलावा 100 हाथी 7,000 घोड़े 10,000 ऊंट 100 हिजड़े 130 लेखपाल 100 200 उत्तम जार सब कुछ ले गया। और साथ ही कहा जाता है कि यही तख्ते ताउस मयूर सिंहासन ले गया जो शाहजहां ने निर्माण करवाया था। और साथ में भारत में जो कोहिनूर हीरा अभी तक इनके पास मोहम्मद शाह रंगीला के पास था, और वो भी मोहम्मद शाह रंगीला से कौन ले जाता है? नादिर शाह ले जाता है। कैसे ले जाता है इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, समय का बहुत अभाव है। साथियों, नादिर शाह के आक्रमण का भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला तो धन संपत्ति की लूट होती है। दूसरी, भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, क्योंकि नादिर शाह जब तक 57 दिनों तक दिल्ली पर रहा था, तो तब तक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की हिमाकत नहीं हुई कि वह दिल्ली पर वापस अपना कब्जा जमा सकें। साथियों, मुगल सत्ता का कहा जाता है यहाँ से पतन प्रारंभ होता है, और जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियां थी, मराठे थे, ठीक है ना, इनका, और बंगाल में जो भी नवाब हुआ करते थे, इनका उदय होना शुरू होता है। साथ में एक दुष्प्रभाव और पड़ता है, जिसे कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव। साथियों, इस युद्ध से अंग्रेजों को इतना जरूर पता लग गया था कि अब ये वो मुगल शक्ति नहीं है जो बाबर और अकबर, जहांगीर और औरंगजेब के समय हुआ करती थी। यानी कि अब अगर हम चाहें तो व्यापार से हटकर हम प्रशासन की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। साथियों, यहां से क्या कहते हैं कि अंग्रेजों के मुंह पे खून लगना शुरू हुआ। साथियों, अब बात करते हैं बंगाल की। कहा जाता है कि बंगाल की संस्थापना जो की थी मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब हुए अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था जो शासक बन सके। इनकी 3 बेटियां थी। तो जो सबसे छोटी बेटी थी, उसका जो बेटा था उसका नाम था सिराजदौल्ला। और साथियों, ये बहुत योग्य शासक था। कहते हैं महज 21 वर्ष की आयु, यानी कि मेरी जितनी आयु में ये शासक बनता है। और कहा जाता है इसे बंगाल का यह आखिरी स्वतंत्र नवाब था। आखिरी स्वतंत्र नवाब मतलब वो नवाब जो अंग्रेजों की कठपुतली नहीं था। यानी कि सिराजदौल्ला के बाद मीर जाफर, कासिम और फिर जो आते हैं नवाब, वो सारे के सारे अंग्रेजों की कठपुतली बनकर जाते हैं। साथियों, अंग्रेज और फ्रांस बंगाल में किलेबंदी कर रहे थे, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों में आपस में ही कंपटीशन हुआ करते थे। सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में हो रहे हैं, तो उस पर भारत में प्रभाव दिख रहा है। साथियों, अंग्रेज और फ्रांस दोनों के दोनों बंगाल में किलेबंदी कर रहे थे। और अंग्रेजों के अनुसार जो किला कौन सा है, तो आप लोग याद रख लें, फोर्ट विलियम, है ना। तो फोर्ट विलियम है। तो ये अंग्रेज इस किले का निर्माण कर रहे थे, फ्रांस भी कर रहा था। लेकिन ये भाई साहब, इनकी मूंछें बहुत
मतलब बहुत सम्मानित व्यक्ति है सिराजुद्दौला साहब। तो सिराजुद्दौला को पहले से ही भनक थी इस बात की कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये अंग्रेज इतने सीधे तो नहीं है जितने सीधे दिख रहे हैं। तो ये एक आदेश निकालते हैं और आदेश कहते हैं कि जो आप लोग किलेबंदी कर रहे हैं इस किले को बंद करिए, है ना। तो साथियों, सिराजुद्दौला ने किलाबंदी को रोकने के लिए आदेश निकाला, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने बंगाल में किलेबंदी रोक दी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने किलेबंदी को जारी रखा। सिराजुद्दौला को आया गुस्सा, और भारतीयों को गुस्सा कितना खतरनाक होता है सभी को पता है ना। फिलहाल के ओलंपिक में तुम देख रहे हो साउथ एशिया के ही लड़कों ने बाजी मारी है। साथियों, ये नवाब को आता है गुस्सा, और नवाब अपनी सेना को लेकर 16 जून 1756 को किले पर कर देते हैं हमला। और हमला कहते हैं कि नवाब की सेना में 50,000 सैनिक, 50 तोप और 500 हाथी सेना से फोर्ट विलियम किले को चारों ओर से घेर लेते हैं। इतनी सेना अंग्रेजों ने सोची भी नहीं थी। ठीक है, जब इतनी सेना के साथ ये सिराजुद्दौला हमला करते हैं तो वहां के जो कमांडर थे यानी फोर्ट विलियम के, वो भाग जाते हैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ में। एक जो जनरल था कैप्टन हॉलवेल, उसको इनका सामना करने के लिए, घुटने टेकने के लिए छोड़ देते हैं। साथियों, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला किले के बीचों बीच अपने दरबार लगाते हैं और दो घोषणाएं करते हैं, जिसमें पहली घोषणा थी कि कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर किया जाएगा और राजा मनिक चंद को किले का रक्षक घोषित किया जाएगा। साथियों, यहां तक सब सही चलता है, शांतिपूर्ण वातावरण था, लेकिन शांतिपूर्ण वातावरण में एक घटना ऐसी होती है जिससे ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, जिसे इतिहास में काल कोठरी की घटना कहा जाता है। साथियों, शांतिपूर्ण वातावरण के बीच एक शाम ब्रिटिश सैनिक, यानी कि उसी शाम ब्रिटिश सैनिक नवाब के एक सिपाही की हत्या कर देता है, जिससे नवाब को नवाब क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर नवाब उसी किले के बेसमेंट में स्थित कोठरी थी, जिसमें महज होता ना छोटी छोटी एक जेल टाइप की, जिसमें 3-4 व्यक्ति जा सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कोठरी थी, तो 3-4 व्यक्ति जिसमें रह सकते थे, उसमें 146 व्यक्तियों को बंद कर दिया। अब किस तरीके से बंद किया हो खुद इमेजिन कर सकते हैं, है ना। अपने अपने दिमाग लगाइए। जब 146 व्यक्तियों को बंद किया गया तो उसमें से महज कहा जाता है कि 23 व्यक्ति ही जीवित थे। कुछ इतिहासकार इसे मिथ भी मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है जिस कोठरी में 3-4 व्यक्ति ही जा सकते हैं, उसमें 146 कैसे जा सकते हैं, तो ये अतिशयोक्ति हो सकता है। मुझे नहीं पता, या हमें भी नहीं पता, ना मुझे जानना है। मुझे पता है कि अंग्रेजों की बहुत बुरी हालत हुई। ये किसने कहा? इन 23 व्यक्तियों में एक व्यक्ति था कैप्टन हॉलवेल, जो जीवित था। हॉलवेल ये भी हो सकता है कि वो किसी जो जहां से सांस आ रही हो उस जगह पर नाक लगाए हुए बैठा हो, तो जिससे जीवित बच गया हो। साथियों, ये कैप्टन हॉलवेल जाता है ब्रिटिशर्स के पास में, और वहां कहता है कि साथियों, वहां कहता है कि सर बहुत बुरी हालत करी है अंग्रेजों के वहां पे। साथियों, इस घटना से बदला लेने के लिए मद्रास बोले तो अगर भारत का नक्शा ये है तो मद्रास यहाँ था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी से अंग्रेज के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, योगी भी था। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में भेजा जाता है, और साथियों जब ये बंगाल में आता है तो देखता है सिराजुद्दौला की इतनी विशाल सेना है कि इसे हराना संभव ही नहीं है। और जब इसे पता है कि सामने से हम प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं कर सकते, तो ये छल का सहारा लेता है। और साथियों, भारत के शासकों की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि इनको कभी भी युद्ध से तो हराया नहीं जा सका, इनको हराया गया है तो छल से। साथियों, ये शासक के जो आंतरिक कलह है इनका लाभ उठाते हैं। आंतरिक कलह क्या थे तो शॉर्ट में समझिए। अली वर्दी खान की जो 3 बेटियां थी, उनमें सबसे छोटी बेटी के बेटे यानी सिराजुद्दौला को राजा बनाया गया था, पर जो बड़ी बेटी थी उसके अनुसार उसका बेटा राजा बनाया जाना चाहिए था, जिसका नाम घसीटी बेगम था, है ना। नाम भी बहुत शानदार रखें। खैर, तो इनका जो शासक था इनके आंतरिक कलह का लाभ उठाता है, और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर अपने गुट में शामिल कर लेता है, क्योंकि बिना छल के नवाब को हराना संभव नहीं था। साथियों, प्लासी नाम की एक जगह है बंगाल में, हुगली नदी के किनारे। दोनों की सेना इकट्ठी होती हैं, अंग्रेजों की और ये नवाब की। लेकिन साथियों, ये सबसे, जिसमें देखिए यहाँ पे आंकड़े देखिए कि बंगाल की ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसमें मात्र 3000 सैनिक थे, और नवाब की सेना में 51,000 सैनिक थे। यानी कि अगर इनके पास कितने भी आधुनिक हथियार बने रहे, नवाब का अगर एक एक सैनिक भी जाता है, यार कहाँ 3000 बच रहे हैं भाई, मतलब कितनी कम, 31,000 भी नहीं, 31,000 होते तब भी ये नवाब भारी पड़ता। लेकिन युद्ध हुआ ही नहीं। युद्ध हुआ क्यों नहीं? क्योंकि ये जो 51,000 सैनिक थे ये लड़े ही नहीं। जब 51,000 सैनिक लड़े ही नहीं साथियों, सिराजुद्दौला ये परिस्थिति भांपता है, और जो सिराजुद्दौला के विश्वसनीय व्यक्ति थे ये सिराजुद्दौला को बचाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में सिराजुद्दौला भी मारे जाते हैं और इनके ये साथी भी मारे जाते हैं। साथियों, बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज विजित हुए, भले ही गलत तरीके से विजित हुए, पर विजित हुए। इसके बाद वादे के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। कहा जाता है कि ये अंग्रेजों की कठपुतली था। साथियों, जब इसको नवाब बनाया जाता है तो अब ये इस युद्ध के बाद 3 करोड़ का हर्जाना लगाते हैं, और हर्जाना लगाने के बाद
बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। जब साथियों इनको बनाया जाता है तो धीरे धीरे बंगाल की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जब आर्थिक स्थिति खराब होती है तो जो मीर जाफर थे ये विरोध करते हैं। जब ये विरोध करते हैं अंग्रेजों का, तो साथियों इनको अपदस्थ करके इनके दामाद मीर कासिम को अंग्रेज बंगाल का नवाब बनाते हैं। यानी कि अंग्रेज चाह रहे थे कि अब हमारा ही नवाब कठपुतली बनकर बंगाल की गद्दी पर बैठे। साथियों जब मीर कासिम को बनाया गया तो कहा जाता है कि मीर कासिम योग्य शासक था। उसने सबसे पहले तो अपनी राजधानी बदली, ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया ताकि अंग्रेजों के संबंध राजधानी से कम रहे और उनकी दखलंदाजी कम से कम हो। साथियों इसने निर्णय किया कि ये 9% कर हम लगाएंगे, किस पर? ब्रिटिशर्स पर। साथियों अभी तक 9% जब इन्होंने कर लगाने की बात करी, इससे अंग्रेज नाराज हो गए। अंग्रेजों ने कहा यार तुम्हारे बाप दादा ने तो हम पे कर नहीं लगाया, तुम कर लगा रहे हो। साथियों इनने इसे भी अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ करके साथियों इसने फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया और मीर कासिम को अपदस्थ किया गया, तो मीर कासिम, बहुत ध्यान सुनना, तो उस समय एक व्यक्ति हुए मीर कासिम, क्या ये बोले व्यक्ति क्या हुए? लो भाई, ये बंगाल के अपदस्थ नवाब थे। मीर कासिम ये अपदस्थ व्यक्ति था, योग्य था, ठीक है। साथ में अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला है ना, सुजाउद्दौला। और साथ में दिल्ली सल्तनत का मुगल बादशाह शाह आलम, शाह आलम, ये तीनों एक साथ मिलते हैं और ये कहते हैं कि यार अंग्रेजों का बहुत हुआ, अंग्रेज अब हमारे व्यापार करने के लिए आए थे, प्रशासन में दखलंदाजी कर रहे हैं। तीनों लोग इकट्ठे होते हैं और कहते हैं तीनों ही अपंग स्थिति में थे। अपंग इन द सेंस कि इनके पास खुद के इतने संसाधन और इनकी सेना इतनी सशक्त नहीं थी जो विरोध कर सके किसी चीज का। पर तीनों शासक इकट्ठे होते हैं, ये बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम, तीनों बड़ी शक्तियां अपनी सेना को एकजुट करके, कहा जाता है इंडियन जो उस समय की आर्मी थी, ये तीनों साथियों तीनों सेना मिलकर 1764 में एक युद्ध लड़ती हैं बक्सर में, जिसे कहा जाता है बक्सर का युद्ध 1764। साथियों इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मनरो, और इस युद्ध में अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों के सामने हमारी भारत की जो तीनों एकजुट सेनाएं थी ये हारती हैं। और हारने के बाद में अब कहा जाता है कि यहाँ से, यानी कि ये जो बक्सर का युद्ध था, यहाँ से अंग्रेज अब सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आए थे, अब ये शासन करना शुरू इन्होंने कर दिया। साथियों जब ये बक्सर का युद्ध हुआ तो ये इलाहाबाद की संधि होती, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पर साइन करते हैं, जिसमें कौन थे? नवाब ऑफ अवध थे एंड शाह आलम, दिल्ली के मुगल बादशाह। तो साथियों ये इस ट्रीटी से क्या हुआ? इट लीगलाइज्ड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर द होल ऑफ बंगाल, यानी कि अब पूरा का पूरा कंट्रोल किस पे चला गया? बंगाल का, ब्रिटिश इंडिया कंपनी पे। साथियों इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में कई सारे युद्ध लड़े, जिसमें दक्षिण में कई युद्ध हुए, जिसमें आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध प्रमुख हैं। साथियों पंजाब में इन्होंने आंग्ल से युद्ध किया और पंजाब पर आधिपत्य स्थापित किया। साथियों इनके बारे में विस्तार से चर्चा बाद में ही करें, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत समय हो गया है। साथियों फिर इनके बाद ये ऐसी ऐसी नीतियां लेकर आते हैं जिससे भारत की सेना को कमजोर किया जा सके। साथियों लॉर्ड वेलेजरी नाम का व्यक्ति एक सहायक संधि लेकर आता है, इसे जनक भी कहा जाता है। तो इसे लॉर्ड वेलेजरी ने पेश किया। इसमें क्या होता है कि भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सेना की सुरक्षा प्राप्त होती थी। जैसे आसान सी बात समझिए, सहायक संधि थी क्या? इन्होंने कहा भारत के राजाओं से, किसने? वेलेजरी ने भारत के राजाओं से कहा कि आपकी सेना आधुनिक हथियारों से लैस नहीं है, हमारी सेना यानी कि अंग्रेजी सेना, कंपनी की सेना भी आधुनिक हथियारों से लैस है, हमारे पास आधुनिक हथियार हैं। आपको जो, अच्छा भारत में क्या है, यूनिटी का हमेशा से अभाव रहा यार, है ना, छोटे छोटे तो राज्य थे, एक दूसरे पर हमला करते थे। तो भारत के राजाओं की सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि पड़ोसी राज्यों से अपनी सुरक्षा करना। तो इस सुरक्षा का फायदा उठाया अंग्रेजों ने कहा देखो तुम्हें पड़ोसियों से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी सेना रखो, मेरी सेना है आधुनिक सेना, मैं तुम्हें सुरक्षा की गारंटी देता हूं, तुम मेरी सेना रखो। तो भारत के राजा ने कहा अच्छी बात है। फिर तो बोला कि देखो एक काम करना पड़ेगा, पैसा भी तुम्हें देना पड़ेगा, सेना तुम रख रहे हो तो पैसा तुम्हें देना चाहिए ना। भारत के राजाओं ने कहा कि यार ठीक है। अच्छा और अगर नहीं सहायक संधि कर रहे हैं तो फिर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और जब युद्ध लड़ेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब भारत की मतलब पूरी तीनों बादशाहों की सेना नहीं जीती, जब नहीं जीती अंग्रेजों से, तो फिर ये छोटे छोटे प्रांतों के राजा क्या हुआ करते थे, तो इनकी भी मजबूरी थी इनके साथ जुड़ना। साथियों इसने, या ये कहा जाए इस नीति ने, सहायक संधि ने भारत के राजाओं की, कहा जाता है भारत की सेना को बहुत कमजोर कर दिया उस समय की। अब ये सेना उन्हीं की रहे, ठीक है, और उन्हें पाल पोस कौन रहे हैं, यानी कि अपने धन से हम उनकी सेना को पाल रहे हैं। कितनी बड़ी गलती भारत के शासकों ने करी। साथियों
सब्सिडी अलायंस में कौन कौन से राज्य थे? तो अवध था, गायकवाड़ था, सिंधिया, पेशवा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ये कुछ रियासतें थी जिन्होंने सहायक संधि को अपनाया साथियों। इसके बाद ये नीति लेके आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये है, आसान सी भाषा में समझे यहाँ से, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है कि किसी भी राजा का अगर खुद का बेटा नहीं है, खुद का बेटा मतलब अगर उसका वास्तविक पुत्र अगर नहीं है, तो वह किसी भी अन्य व्यक्ति को या अन्य गोद लिए हुए पुत्र को राजा नहीं बना सकता। आसान सी भाषा में समझिए, मान लीजिए यहाँ ए नाम के राजा हैं, है ना, और इनका कोई पुत्र नहीं होता है, तो जिनका पुत्र नहीं होता है तो ये क्या करेंगे? गोद लेंगे। तो गोद लिया इन्होंने बी को, तो अंग्रेजों के अनुसार ये बी राजा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये नेचुरल सन है ही नहीं। अंग्रेजों के अनुसार ये राजा तब बन सकता था जब ये रियल बेटा होता। ऐसे भारत में उस समय बहुत राजा थे साथियों। इन्होंने ये नीति भारत पर कब्जा करने के ही लिए निकाली, और जब इन्होंने ये नीति निकाली तो इसका पालन करना भारतीय शासकों की मजबूरी बन गया, और जब नहीं किया गया तो इन्होंने बहुत सारे जो राज्य थे इनको छीन लिया, जिसमें सतारा, संबलपुर, सतारा, नागपुर, उदयपुर, झांसी, जैतपुर, अवध। ये झांसी की रानी जो लड़ी थी उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही तो था कि झांसी के जो राजा थे उनका खुद का पुत्र नहीं था, तो उनका जो दत्तक पुत्र था, यानी कि उन्होंने भाई के पुत्र को गोद लिया था, दत्तक पुत्र दामोदर राव, उनको ये राजा नहीं मानते, जिस वजह से झांसी की रानी विद्रोह करती हैं साथियों। अंग्रेजों ने फिर भारत का शोषण करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने कई तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किए, जिसमें महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी सिस्टम प्रथा थी। इसमें ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ये लोग क्या करते थे कि 1/11 जमींदारों से कहते थे आप जमीन के मालिक हैं। ये जमींदारी प्रथा अंग्रेजों ने शुरू करी है। कहते हैं कि आप जमीन के मालिक हैं, ठीक है, आप रखिए 1/1 हिस्सा आप रखिए, और जो 10/11 हिस्सा है ये आप हमें दीजिए। यानी कि अगर मान लो अगर 11 रुपए मिलते हैं तो 11 रुपए में 1 रुपए रखेगा कौन? जमींदार, और 10 रुपए कौन रखेंगे? अंग्रेज, है ना। यानी 10 रुपए किसको देना पड़ेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। साथियों, भारत में क्या पहले से कर नहीं लगते थे? लगते थे। भारत के सारे राजाओं ने भारत में कर लगाए, पर ऐसा क्या हुआ कि इनसे ही आर्थिक शोषण आया। तो जवाब निकल के आता है साथियों कि भारत के जितने भी राजाओं ने आर्थिक कर लगाए, पर उन्होंने मौसम को देखकर लगाया कि किसी समय अगर अकाल पड़ गया तो उस समय उन्होंने रियायतें भी दी। पर अंग्रेजों को इस चीज से कोई मतलब नहीं था। उनका सीधा सा बेसिक ये था कि हमें इतना कर चाहिए। फिर भारत में चाहे कैसी भी प्राकृतिक परिस्थिति रही हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपदा रही हो, साथियों, इनसे भारत के किसान बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। और जब ये कर नहीं चुका पाते हैं तो जमींदारों की जमीन छीनी जाती है, किसानों की जमीन छीनी जाती है, महलवाड़ी में सीधे के सीधे गांव छीन लिए जाते हैं। और साथियों, जो जमीन से किसानों को हटाया जाता है, जो ट्राइबल लैंड यानी आदिवासियों की भूमि थी, इन पे अतिक्रम एनक्रोचमेंट किया जाता है। साथियों, जो भारत के आदिवासी हैं ये जमीन से, जंगल से जुड़े हुए हैं। ये जंगल की जो ये क्या है, फॉरेस्ट मटेरियल, इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं पे आश्रित हैं। साथियों, जब ये इंक्रोचमेंट करते हैं या ये रिजर्व करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं इनको फॉरेस्ट में जाने से, तो साथियों इनमें आक्रोश आता है। यानी कि किसान भी नाखुश, तुम्हारे ये व्यापारी भी, जमींदार भी नाखुश, आदिवासी भी नाखुश। और साथियों, भारत के जितने भी उद्योग थे, है ना, हैवी ड्यूटीज लगा दी इंडियन इंडस्ट्रीज पे, ताकि तुम्हारा सामान विदेशों में बहुत महंगा बेचा जाए। और जब तुम्हारा सामान बहुत महंगा बेचा जाएगा तो तुम्हारा सामान कोई खरीदेगा नहीं, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान खरीदा जाएगा। साथियों, ये अपने जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे ब्रिटिश, ये अपने आप को ये प्रमोट करते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर देते हैं। साथियों, इसके साथ में सिपाहियों के साथ भी भेदभाव किया जाता है। कहा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे, इनका प्रमोशन बहुत जल्दी किया जाता, भारत के सिपाहियों का नहीं किया जाता था। वेतन में भी अंतर था। कहा जाता है कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कांस्टेबल है, इसकी सैलरी ज्यादा हुआ करती थी किससे? जो भारत का इंस्पेक्टर था। यानी कि भारत का कोई इंस्पेक्टर है, ऑफिसर है, इसकी सैलरी कांस्टेबल से भी कम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। तो बहुत सारे ये भेदभाव करते हैं, जिसके कारण विद्रोह जन्म लेता है। और धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप करते हैं, सती प्रथा, बाल विवाह और अन्य सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध करते हैं। मानते हैं कि ये प्रथाएं उन्होंने भारत के सुधार के लिए करी, पर उस समय भारत सुधार की स्थिति में था ही नहीं। भारत रूढ़िवादी परंपराओं पर चल रहा था, जिसका विरोध भारत के द्वारा किया गया। हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव आया, धार्मिक संस्थानों संपत्तियों का सरकारी नियंत्रण किया गया। साथियों, किसानों जमींदारों पर ब्रिटिश नीतियों का असर हुआ, सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं का अपमान हुआ। साथियों, धीरे धीरे ये विद्रोह की क्रांति जलती रही, और वर्ष आता है 1857। साथियों, 1857 में एक छोटी सी घटना होती है। इनमें ये सुलग तो पहले से रहते, बस जरूरत थी चिंगारी की। 1857 में भी चिंगारी निकल के आती। क्या साथियों, बंगाल में इनकी जो अंग्रेज की इन्फेंट्री थी, मंगल पांडे की, तो वहां पर इन्हें एनफील्ड राइफल आई।
तो एनफील्ड राइफल के जो भी कारतूस थे, तो कहा जाता था कि इनके कारतूस जो हैं वो गाय और सूअर की चर्बी से बनाए गए हैं। गाय जो हिंदू धर्म में पवित्र है और सूअर जो मुस्लिम धर्म में अपवित्र माना जाता है, यानी कि इन दोनों की चर्बियों से जब ये कारतूस बनाए गए रॉयल एनफील्ड राइफल के, तो कहा जाता है इनसे हिंदू मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा, और जब इनकी ठेस पहुंचा इससे परिणाम स्वरूप विद्रोह उठ गया। साथियों, ये है एनफील्ड राइफल और ये है कारतूस। साथियों, जब ये विद्रोह फैलता है, मंगल पांडे पांडे है ना, उस समय की ये ऐसी परंपराओं पर विश्वास करते थे जो ऊंच नीच पर आधारित हुआ करती थी। साथियों, कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने कहा कि आप किस तरीके के ब्राह्मण हैं, आप जिस कारतूस का यूज कर रहे हैं वो उस गाय और सूअर की चर्बी से बना, इससे ये भड़क जाते हैं। जब साथियों ऐसे भड़क जाते हैं तो ये जांच पड़ताल करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि जो कारतूस बनाए जा रहे हैं वो गाय और सूअर की चर्बी से ही हैं। इससे मंगल पांडे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। साथियों, कहते हैं ये मंगल पांडे वैसे ही जाति प्रथा में विश्वास रखते थे, है ना, ऊंच नीच में विश्वास रखते थे। कहते हैं जब ये अंग्रेज अधिकारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर आपने गलत तरीके से हमसे ये सामान यूज करवाया, कारतूस यूज करवाए, अब हमारे घर पे कोई खाना नहीं खाएगा या हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा, अब लोग हमें अछूत मानेंगे। और इससे क्रोधित होकर कहते हैं जब हम अछूत हो ही गए हैं, तो इन्होंने राइफल उठाई और उसी कारतूस को मुंह से खोला और कैप्टन जो मेजर ह्यूज थे इनकी हत्या कर दी और कैप्टन बाग की हत्या कर दी। साथियों, जब हत्या की तो इन्हें फांसी दी गई मंगल पांडे को, और इनकी पूरी की पूरी बटालियन को अपदस्थ किया गया विद्रोह के डर से। जब ये खबर मेरठ में पहुंचती है तो मेरठ के सैनिक 10 मई को विद्रोह कर देते हैं साथियों, और विद्रोह करने के बाद में ये विद्रोह का फैला, ये जो कारवां था सैनिकों का, ये पहुंचता है दिल्ली। और दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे उस समय के बहादुर शाह जफर, बहुत वृद्ध थे, है ना, इन्हें दिल्ली का शासक घोषित किया जाता है। साथियों, जब लेट साल में, जब एक साल में जब ये विद्रोह को धीरे धीरे, अच्छा अंग्रेजों की एक नीति ये भी रही है कि इन्होंने तुरंत में दमन नहीं किया विद्रोह का, ये इन्होंने विद्रोह को या क्रांति को एक साल तक खींचे रखा, जिससे धीरे धीरे भारत का ये भारत की जो क्रांति थी या जो भारत का सैनिक विद्रोह था ये धीरे धीरे बंद हो गया। साथ ही इन्होंने दमन करने के लिए अपने कठोर सैन्य अभ्यासों का प्रयोग किया और अलग अलग केंद्रों पर विद्रोह का दमन किया, जिसमें दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ जैसे स्थानों पर इन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और योग्य कैप्टनों को भेजा, जिसकी वजह से बहुत विद्रोह भी हुए। झांसी में तो कितनी सारी बुरी लड़ाई भी हुई। धीरे धीरे इन्होंने दमन किया। साथ ही इन्होंने स्थानीय शासकों की सहायता ली, जिसमें कहा जाता है कि दिल्ली के सिंधिया भी इनके साथ मिले हुए थे, और इन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति भी अपनाई, और कहा जाता है जितने भी क्रांतिकारी इन्हें अकेले पाए गए उनको पकड़ा और उन्हें फांसी दी गई सार्वजनिक तौर पर। साथियों, धीरे धीरे करके ये इस विद्रोह का दमन कर देते हैं। दमन करने में कई कारण निकल के आते हैं, है ना। अब इस 1857 की क्रांति असफल कैसे हुई, इनके कारणों के हम बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहला और जो प्रमुख कारण है वो निकल के आता है कि भारतीय सैनिकों में एकता की कमी। ये सब क्योंकि कोई हिंदू में बटा था, कोई मुस्लिम में बटा था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, लेकिन एकता की कमी था। हिंदू कोई, मतलब उस समय भारतीय कोई नहीं था। साथियों, सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। भारत के सैनिक लड़ते थे तलवारों से, कटार से, और जबकि अंग्रेजी जो सैनिक हुआ करते थे वो लड़ते थे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हुआ करते थे। इसके बाद अगला कारण निकल के आता साथियों, नेतृत्व की कमी और स्पष्ट उद्देश्य का अभाव। नेतृत्व की कमी का मतलब कि कोई भी भारत में उस समय ऐसा शासक नहीं था जो एक आवाज पर कि पूरी भारत की सेना को इकट्ठा कर ले। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जफर भी वृद्ध हो गए थे और मुगल साम्राज्य की शक्ति वास्तव में बहुत कम हो चुकी थी। इसके बाद में साथियों, भारत रियासत के जो कुछ शासक थे, जिनके क्या सिंधिया जैसे, ये मिल जाते हैं अंग्रेजों के साथ में, है ना। इसके बाद क्रांतिकारियों के बीच संचार और संगठन का भी अभाव था, और फूट डालो राज करो की नीति भी एक कारण बन के निकल के आती है। साथियों, भारतीय समाज का कुछ वर्गों द्वारा क्रांति का समर्थन नहीं करना। कहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्तियों ने भारत की क्रांति का समर्थन नहीं किया, क्योंकि ये मानते थे कि ये जो क्रांति है ये क्रांति है ही नहीं, ये स्वतंत्रता संग्राम है ही नहीं। जबकि भारत के जो सर सैयद अहमद खान, इन्होंने भी इस क्रांति को सैनिक विद्रोह का नाम दिया है। मात्र एक व्यक्ति निकल के आए, बीडी सावरकर, जिन्होंने कहा कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। साथियों, कहा जाता है कि इसमें नेतृत्व की कमी तो थी, और कहा जाता है कि ये जो युद्ध था या ये क्रांति थी, ये स्वार्थ के लिए लड़ी गई थी। विचार करिए, अगर नाना साहब की पेंशन बंद नहीं की जाती तो नाना साहब विद्रोह करते। विचार करिए, महारानी लक्ष्मीबाई की अगर दत्तक पुत्र को राजा मान लिया जाता है तो क्या महारानी लक्ष्मीबाई विद्रोह करती? विचार करिए, क्या अवध की जो रानी थी, नवाब ये कुशासन के आधार पर अगर अवध को नहीं हड़पा जाता तो क्या अवध की रानी विद्रोह करती? साथियों, 1857 की क्रांति महज स्वार्थ हित से प्रभावित होकर ये असफल होती है, और जिसके प्रभाव हमें दूरगामी होकर देखने पड़ते हैं। 1857 में क्रांति खत्म होती है, धीरे धीरे फिर विद्रोह का सूत्रपात होता है, और आगे चल के 1947 में भारत स्वतंत्र होता है। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले पार्ट में, यानी कि ये एक पार्ट हो गया। अगला पार्ट जो होगा उसमें चर्चा करेंगे हम
1857 से लेकर 1947 के घटनाक्रम में। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसको हम यहीं खत्म करेंगे। साथियों, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है। साथ में ये सम्मानित व्यक्ति हैं जो शहीद हुए, मंगल पांडे, रानी अवंतीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, लियाकत अली, बख्त खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। साथियों, इनके प्रयासों या इनकी सादत के बदौलत आज भारत, या ये कहा जाए कि 1857 के बाद जो 1947 की या आजादी की जो लड़ाई की पृष्ठभूमि बनी, उनके पीछे यही थे, यही हमारे आगे चल के रोल मॉडल बनते हैं। और साथियों, इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। साथियों, आज के सेशन में हमने भारत के विभिन्न कारणों को जाना कि कैसे भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन हुआ, कैसे अंग्रेज भारत में आए और फिर अंग्रेजों ने कौन कौन सी नीति अपनाई, और इसके बाद में कैसे 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 हमारे क्रांति का जन्म हुआ और कैसे कैसे 1857 क्रांति होती है, और इसके बाद में 1857 क्रांति का दमन कैसे किया था, इसका सफलता के कारण हमने चर्चा करी। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे 1947 में भारत आजाद होता है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।